नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। हे एवरीवन, दिस इज निदा शेख। कैसे हैं आप लोग? और आज मॉर्निंग वाइब्स के अंदर हम लोग लेकर आए आज डिफरेंट टॉपिक्स। और मंसूर, क्या बोलेंगे आप? मैंने जी आप जब आप बोल रही होती हैं तो पहले मैंने फैसला किया कि जब आप बोलेंगी तो मैं चुप रहूंगा, क्योंकि जब उस्ताद बोल रहे होते हैं तो चुप रहा जाता है। दोस्तों, आज की मॉर्निंग वाइब्स में आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि हमने जैसे कि हम बार बार ये बात दोहराते हैं कि शहर की मुख्तलिफ शख्सियात को हम अपने मॉर्निंग शो में मदऊ कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली वो शख्सियात जो अपनी फील्ड में बहुत काम कर रही हैं। मगर एक बात, मैं आज इनकी एक बात काट रही हूँ, और क्योंकि मैंने बोला था कि आज हम लेकर आए मज़े मज़े के टॉपिक। तो भाई वो मज़े का टॉपिक ये है कि आप सबको पता होगा कि मंसूर जो है वो अभी तक सिंगल है और इनकी शादी नहीं हुई है। तो अब मुझे ये बताएं कि शादी कब कर रहे हैं? मैडम, असल में गुफ्तगू का आगाज भी वहां से करेंगे, आपकी जो नाकिस मालूमात हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सायरा सलमान, जो कि एक बिजनेस वूमेन है और ऑनलाइन काम कर रही हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन की तरह जो कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, एक एम लेके। और इसके साथ साथ सोशल वर्क का जो मैडम का हवाला है वो भी यकीनन बहुत वास्ट है, उसका कैनवस भी ब्रॉड है और बहुत अच्छे लेवल पर मैडम काम करती हैं। और इसके साथ हमारे पास एक और सोशल एक्टिविस्ट मोहतरम कामरान चावला साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। वो जो बाज़गश्त अभी तक चल रही है, 2-3 दिन पुराना अपना पाकिस्तान भारत का मैच, तो वो मैच आपने भी देखा था? हाँ देखा था, बस बीच में थोड़ा सा मिस हो गया था। फिर उसके बाद रिजल्ट पता सायरा, चला। आप बताएं, आपको मैच में इंटरेस्ट है? नहीं, मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वो एक नेचुरली इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। आई डोंट नो, अच्छा इसका हम मोहब्बत कह सकते हैं कि हमें हमारे पड़ोसी मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि इंटरेस्ट नहीं भी होता तब भी हम देखते हैं। हमें 1965 याद आ जाता है एक्चुअली। इसलिए 65 के साथ साथ हमें तो और भी बहुत कुछ याद आ जाता है, लेकिन मसला ये है कि हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। हम तो सिर्फ इतनी बात करते हैं उन तमाम दोस्तों के लिए जो पूरी दुनिया में मुझे सुन रहे हैं। हमारा और आपका सिर्फ फर्क ये आ रहा है कि हम खेल को खेल समझते हैं, खेल को जंग नहीं समझते, खेल को दुश्मनी के किसी हवाले में, किसी तराजू में नहीं तोलते हैं। खेल को खेल रखें। मगर ये बात रहने दें, इन सब बीच के अंदर ना जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लोग बेच रहे हैं ना, इनकी बिक्री बहुत होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हर साल नया टीवी चेंज हो रहा होता है। लोग तोड़ देते हैं टीवी का। अच्छा मैडम, आपने अपनी जिंदगी में कोई टीवी वीवी तोड़ा है? नहीं, मैंने अभी तक कोई टीवी वीवी तो नहीं तोड़ा, मगर अच्छा, दिल कितने तोड़े आपने अभी तक? नहीं, मैंने हड्डियां जरूर तोड़ी ओ शाबाश है। मैडम तो मतलब मैडम कह रही है बात का रुख जो है वो मेहमानों की तरफ मोड़ दें। मैडम से जर्नी पूछें। जी बिल्कुल, अपनी लाइफ की जर्नी बताइए, किस तरीके से ऑनलाइन आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और क्या चीज़ थी जहन के अंदर जिसने आपको मोटिवेट किया? एक्चुअली बात यह है कि शादी से पहले भी हम लोग वर्किंग लाइन में थे। जैसे मैं रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक थे, रेडियो में प्रोग्राम्स करना, टीवी पे प्रोग्राम्स करना, क्विज़ मेरी बेसिक फील्ड है जिसमें कि मैं काम करती रही हूँ। कंपेयरिंग मेरी बेसिक फील्ड है जिसमें मैं करती रही हूँ। होस्टिंग तो ज़ाहिर है कि वो एक शुरू से शौक़ तो था करने का, बस शादी के बाद डेफिनेटली गैप आ जाता है थोड़ा सा। फिर थोड़ी फुर्सत हुई तो फिर दोबारा से स्टार्ट किया, दोबारा से काम शुरू किया। देन फिर ऑफ़र होने लगी कि जी आप ऑनलाइन भी कुछ करें। ज़ाहिर जब घर में आपके पास टाइम थोड़ा स्पेयर आपको मिल जाता है और आप एक्स्ट्रा अर्निंग तो किसी को भी बुरी नहीं लगती है। बल्कि वो तो मतलब वो जैसे कहते हैं ना, वो एक सूद, असल से सूद प्यारा होता है, तो वो बेटे से ज्यादा पोता प्यारा होता है। और वो वाली अर्निंग होती है ना, उसका तो और जो अपनी होती है ना बेसिकली, एक तो शौहर की कमाई तो माशाल्लाह है ही अपनी, फिर जो अपनी खुद की होती है ना उसका अलग मजा। क्या बात है। अच्छा, सब सुन लें, कितना अच्छा जुमला मैडम ने दिया है। आप भी सुन लें कि शौहर की कमाई तो होती है अपनी है, तो जो शौहर है वो इस बात को पक्का कर ले। नहीं, बिल्कुल ऐसी है, शौहर की कमाई तो खैर होती है अपनी है, मगर उसी के साथ साथ
क्योंकि देखिए जब आपकी शादी हो जाती है ना तो आपके ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आप ये कह सकते हो कि आपकी डेजिनेशंस बढ़ जाती हैं, और वो डेजिनेशंस ही नहीं होती हैं, आपके साथ जिम्मेदारियां भी आ रही होती हैं और बहुत टफ और डिफ़िकल्ट लाइफ हो जाती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है शादी के बाद ससुराल वाले, फिर साल 2 साल या 2 साल के बाद आप अपनी औलाद को देख रहे होते हो, जब बॉर्न बेबी होता है तो उसको टेक केयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या चीज़ें थी जो कि कैसे संभाला ये सारा मामला क्या आपने? चीज़ें थी आपने जैसे टैकल किया उसको? देखिए, इसके लिए सबसे मेन चीज होती है कि जिस फैमिली में आप है ना वो आपके लिए कितनी सपोर्टिव है। बहुत अच्छी बात। ठीक है ना। सबसे मेन चीज मैं क्रेडिट देती हूँ मेरे हस्बैंड को कि वो माशाल्लाह इस मामले में मेरे साथ फुल्ली सपोर्टिव होते हैं। क्या नाम है सर का? सलमान मसूद। सलमान मसूद साहब, आपके लिए हम क्लैपिंग कर रहे हैं, दोनों करेंगे। आप भी आप शो में नहीं है? तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। मेरी ससुराल में माशाल्लाह सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे और कोऑपरेटिव लोग हैं, तो मुझे इसलिए ज़्यादा इजी रहा मेरे लिए। और फिर माशाल्लाह ऑनलाइन काम मैंने उस वक्त शुरू किया जब मेरा बेटा माशाल्लाह अपनी मैट्रिक साइट में था, कर चुका था, तो मेरे पास टाइम था अपना अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैंने उसको दोबारा से रिज्वाइन किया। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी पता है बात ये होती है कि लड़कियां जब शादी करके जाती हैं तो वो अक्सर ये बात सोचती हैं कि अब तो हम सास के घर पे आ गए, शौहर के घर पे आ गए, मगर कहीं ना कहीं ससुराली और कहीं ना कहीं वो लड़की खुद भी, उसके हाथ के अंदर होता है कि वो उसको सामने अपनी माँ समझती है या अपनी सास समझती है। और सबसे बेस्ट जो रिश्ता होता है ना वो माँ और बेटी का होता है। तो अगर माँ समझोगी तो माँ मिलेगी, सास समझोगी तो सास मिलेगी। बिल्कुल सही है। मैडम, सही ये आप है। पाकिस्तानी ड्रामे देख रही हैं आजकल बहुत ज्यादा। नहीं, ये पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देख रहे, ये रियलिटी है। हाँ, जैसे ये कि- रियलिटी है कि जब हम लोग जैसे जाते हैं किसी ससुराल, डेफिनेटली आते हैं, तो हमें तो पीछे यही तरबियत होती है कि अब नेक्स्ट आपका घर वो है, आपने उसी तरह से देखना है, उसी तरह से संभालना है। और मेरा ख्याल है कि ससुराल भी उसी वक्त आपके साथ कोऑपरेट ज्यादा करती है जब आप खुद अपना आप देते हैं उनको। अच्छा, कहीं ना कहीं पता है रिश्तों में प्रॉब्लम्स यूं भी आ जाती हैं, क्योंकि जाहिर बात है आप जिस घर के अंदर जा रहे हैं, अब जो खातून वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं, ठीक है, तो पहले तो जाहिर अब मैं ये कप यहाँ रोज़ रख रही हूँ, अब इस कप की जगह उठा के मंसूर साहब इधर रखें तो मैं इनसे चिढ़ूंगी, तो वो नेचुरल है, तो वो अंडरस्टैंडिंग होने में ना थोड़ा टाइम लगता है। मगर आप ये कहना चाह रही हैं कि जब लड़की ब्याह कर ससुराल आए तो ससुरालियों को भी थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल दोनों स्पेस को, देना चाहिए, बिल्कुल दोनों को और कोऑपरेट करना चाहिए। जी। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अगर आपने एक लाइफ आगे चलानी है अपनी, तो डेफिनेटली कोई भी किसी भी नए घर में जब जाता है तो पहले से सीखा हुआ नहीं होता उस घर के माहौल, वो उसने वहाँ रह के सीखने। तो अगर आप उसको स्पेस टाइम देंगे रहने का, करने का, तो ही वो सीख सकेगा। बिल्कुल। देखिए आज हम ससुराल पे बात कर रहे थे तो अब मंसूर के ऊपर आते हैं। भाई कब कर रहे हैं? चावला साहब की तरफ चलते हैं। चावला साहब, ससुराल का जो हवाला है आपका कैसा है? दरअसल जैसे आपकी गुफ्तगू चल रही थी तो मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था ये सब बातें। आप मतलब कहीं ख्यालों में अपनी ससुराल पहुंच गए थे या नहीं? देखिए कुदरती तौर पे आदमी फॉरेन कंपैरिजन लेवल पे चला जाता है। सही है। लेकिन बीइंग एजेंट्स हमारी प्रायोरिटीज़ और मसले दूसरे होते हैं, और बल्कि हम ज़्यादा प्रॉब्लम में मुब्तला होते हैं, इसलिए कि हमें दुनिया की दो ख़वातीन को एक दूसरे के साथ आमने सामने कूल करके रखना होता है। कूल करके रखना होता है। अच्छा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है मेरा ख्याल है मर्द की कि वो माँ को और बीवी को बैलेंस कर ले। बैलेंस करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मेरा आम मुशाहिदा है कि जो मेरे दोस्त वगैरह अहबाब, तो वो मुझे अलहदगी में बताते थे कि यार ज़रा सी बीवी की साइड लो, फ़ौरन ताना मिल जाता है, जन मुरीद। अच्छा, अब ज़रा माँ की 1 घंटा बैठ जाओ माँ के पास, ओहो हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है। नहीं, टाइम नहीं है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया माँ ने। तो बहरहाल लेकिन मैनेज करके चलेंगे तो इसमें सबसे अहम जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, चूँकि आपने गुफ्तगू का मौजूद इस तरफ ले गए, तो मर्द की सबसे अहम जिम्मेदारी होती है कि अपने हुकूक और फ़राइज़ का तयन करते हुए दोनों के दरमियान एक हमआहंगी की फ़िज़ा रखे। और बल्कि मैं ओल्डर जनरेशन के लिए भी यही कहूँगा कि उनको भी चाहिए कि एक बेटी अगर वो ब्याहते हैं अपने घर से, तो एक बेटी आ भी रही होती है, उसका भी ख्याल रखा करें बराबर। बिल्कुल ठीक है। मैडम, आपने जैसे कहा कि थोड़े से बच्चे बड़े हुए तो फिर उसके बाद आपने ये सारा सिलसिला शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ससुराल की भी सपोर्ट रही, हस्बैंड की भी सपोर्ट रही। सिर्फ पाकिस्तान की सोसाइटी में नहीं, हमारे कल्चर में नहीं,
दुनिया भर में जो है वो ख़वातीन का रेशो तेज़ी से बढ़ा है और बाकी दुनिया में भी ऐसे ही है। जो ख़वातीन आपको सुन रही हैं हमारी सोसाइटी की, क्या कैसे मोटिवेशन देंगी, कैसे उनको बताएंगी कि मैंने ये स्टेप फर्स्ट लिया था, ये सेकंड लिया था, ये थर्ड लिया था, आप भी इस तरह जो ग्रो कर सकते हैं? देखें, अब तो बहुत मौक़े हैं। मतलब मेरे टाइम पे जब मैंने, मेरा ख्याल है 2016-17 में स्टार्ट किया था, तब तो आपके पास ये आईटी वगैरह का इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, इतना ज़्यादा। अब तो माशाल्लाह आप आईटी कोर्सेज़ करें तो लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, बहुत आगे उसमें काम है। हमने छोटे लेवल पर डेफिनेटली शुरू किया था ऑनलाइन बिज़नेस का। मेरा इंपोर्ट होता है कॉस्मेटिक, सारा का सारा मेरा कॉस्मेटिक का है बेसिकली। तो उसमें फिर आपके पास मार्केट्स हैं, आपके पास इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, सब के सब उसमें चलता है। उस वक्त मेहनत हमारी काफ़ी ज़्यादा तो थी। आप इंपोर्ट कहाँ से कराती हैं चीज़ें? डिफरेंट कंट्रीज से, यूएसए है, यूएई है, डिफरेंट उसमें वहाँ से वो होता है, सोर्सेस डिफरेंट होती हैं। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि आपके पास माशाल्लाह इतने अच्छे कोर्सेज आ गए हैं, इतनी अच्छी लाइंस आके आ गई हैं आईटी में, तो नॉट नेसेसरी कि आप इसी में आए, ऑनलाइन सेलिंग पर आएँ, आप ऑनलाइन और बहुत वर्किंग कर सकते हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह से क्या कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कर रहा है कोर्स, और अब वो माशाल्लाह वेब डेवलपमेंट है। ये अब देखें तो हमें पता लगता है कि दुनिया माशाल्लाह आगे कितनी उसकी तरक्की हो चुकी है, क्योंकि हम लोग के टाइम पे बड़ी लिमिटेड सोर्सेज थी, उन्हीं में हमने करना था, उसी में आगे बढ़ना था। अब उसके साथ साथ हमारा भी एक्सपोजर बढ़ गया है, ज़ाहिर है हमें नए टूल्स मिल गए हैं, नई वेब्स मिल गई हैं, नए आपके सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोग छोटे लेवल पर चाहे ज़रूर स्टार्ट करें, बट शुरू ज़रूर करें, क्योंकि एक साइड इनकम जो है ना वो आपके घर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल ठीक है। और मैडम कह रही हैं कि आपको यानी आज की औरत को टेक्नोलॉजी से जुड़ना है। अगर वो टेक्नोलॉजी से जुड़ेगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, आप घर बैठे भी बहुत कुछ अर्न कर सकती हैं। मैडम, आपने घर बैठ के क्या अर्न किया? भाई मैंने तो घर बैठ के बहुत कुछ अर्न किया, वो मैं आपको शो के बाद बताऊंगी। मगर अगर मैं इस सारी जो गुफ्तगू थी उसके ऊपर बात करूं तो भाई कल की औरत भी बहुत हिम्मत वाली औरत थी और आज की औरत भी बहुत हिम्मत वाली औरत है। और ये मेरा मैसेज उन औरतों के लिए है जो कि सम टाइम हालात को लेके परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं। तो औरत, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि औरत ना उस दौर में कमज़ोर थी ना इस दौर के अंदर कमज़ोर है। सबसे बड़ी देखें बात ये कि जब एक औरत फैमिली को लेकर अपनी चल रही है ना, तो उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझती हूँ कि कुछ नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, वही औरत एक माशरा बना रही है और वही औरत उस माशरे के अंदर रह के, उस माशरे का हिस्सा बन के डिफरेंट इदारों के अंदर काम भी कर रही है, डिफरेंट चीज़ें कर रही है। तो मेरे हिसाब से औरतें किसी से पीछे नहीं है। बल्कि मैं तो लेडीज फर्स्ट का हवाला है, तो खवातीन तो आगे। बिल्कुल। आज के दौर की खातून, आज के दौर की लड़की के हवाले से कोई बात आप शेयर करना चाहेंगे चावला साहब? शुक्रिया मंसूर भाई। एक्चुअली मेरा ताल्लुक सोशल वेलफेयर से मुस्तकिल 1997 से रहा है जी, काफ़ी लंबी जर्नी। तो उसमें मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ हवाले से ख़वातीन के साथ भी मैंने काम करने का इत्तेफाक हुआ है। सही। तो और नीडी ख़वातीन को भी आपने सर्व किया है, देखा है? जो ख़वातीन ख़ासतौर मैंने देखा सोशल वेलफेयर में एक्टिव थी और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही थी, तो मैंने उनमें कुछ बातें ये नोट करी। एक तो ईमानदारी, ज़िम्मेदारी और फ़र्शनासी। सही। ये मुझे एतराफ़ करने में कोई आर नहीं है कि ये चीज़ मर्दों में ख़ासी हद तक नापैद है। अच्छा। और ख़वातीन, मतलब आप कह रहे हैं कि औरत जो है वो ज़्यादा डिवोशन के साथ, ज़्यादा कमिटमेंट के साथ काम करती है। इवन के अगर हम एक बड़े ब्रॉडर फ्रेम में देखें तो ऑफिसेज, वर्क प्लेसेस पे भी ख़वातीन होती हैं, तो आजकल क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि, या एड में भी लिखा होता है कि फ़ीमेल्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो वजह ये होती है कि एक तो मेहनती और ऊपर से ये कि मतलब इन कंपैरिजन विद बॉयज़ दे आर मोर ड्यूटीफुल एंड इंक्लाइन टुवर्ड वर्क्स, मतलब काम की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा और अटेंटिव होती हैं। तो इसी वजह से आप तालीमी में भी देख लें, तीनों पोजीशन है कॉमर्स, इंटर कॉमर्स में लड़कियों की आई है। हालांकि लड़के भी हज़ारों पेपर दे रहे हैं, लेकिन क्या वजह है? वजह ये है कि एक तो लड़की होने की वजह से उन्होंने पूरी फोकस उन्होंने पढ़ाई पे रखा है। लड़कों के पास थोड़े एवेन्यूज़ मुख्तलिफ होते हैं। नहीं तो वो क्या सिनेरियोज होते हैं जिसकी वजह से लड़कों का माइंड डाइवर्ट हो रहा होता है पढ़ाई के लिए?
सब बता दें? नहीं आप मुझे मतलब ये सबसे बताएंगे कि आप शादी कब कर रहे हैं? सब अभी हम उन बताएंगे पे आते मैडम, हैं। आप मैं आपको कह रहा हूँ सब बताएंगे। सब बता दें का मतलब ये सब बता देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। मैडम से पूछते हैं कि मैडम वाकई ये तो बड़ी खुशी की बात होती है कि आज, सिर्फ आज नहीं, अगर हम वर्क़े पलटें तो पिछले भी कई बरसों से हम ये देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा पोजीशन होल्डर होती हैं। तो क्या फ़र्क है लड़कों के पढ़ने और लड़कियों के पढ़ने में? मेरा ख्याल है, देखिए फ़र्क तो कोई नहीं होता। वही टीचर लड़कों को भी पढ़ा रहे हैं, वही लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं। अपनी अपनी मेहनत है, अपनी अपनी लगन है और आगे बढ़ने का शौक़ है। लड़कों पे हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि लड़कों पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके ऊपर ये भी होता है कि आपने आगे घर लेके चलना है, आपके ऊपर माश की भी जिम्मेदारी है। लड़कियों में ये है कि वो अगर जॉब जिम्मेदारी की हद तक तो करती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ अपने शौक़ के लिए भी कर रही हैं। लड़कों के पास शौक़ का ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत ही उनकी महदूद जिम्मेदारी बहुत महदूद ऐसे होंगे सर्किल में कि जो जी, अपने जी, शौक के लिए करते बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। अदरवाइज वो जो जिम्मेदारी मर्द को दी गई है वो मर्द ही उठा रहा है मैडम। तो आप बिल्कुल कब सही उठा है। रहे हैं वो जिम्मेदारी? मैं भी उठा लूंगा चावला साहब, ये तो मेरे पीछे पड़ गए। मतलब आप मुझे ये बताइए कि आप जो है वो मेरी तरह कॉलेज के गेट पे जाके आप खड़े हुए या नहीं हुए अपने दौर में? एक्चुअली मैं जिस कदामत पसंद दौर से ताल्लुक़ रखता हूँ उसमें हमें इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि मैंने तो रिजल्ट का भी इंतज़ार नहीं करा और काम शुरू कर दिया था। अच्छा जी। ग्रेजुएशन के बाद तो इवन के इतनी फुर्सत नहीं मिली कि हम किसी हाई स्कूल या गर्ल्स कॉलेज के गेट को भी देख सकें। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आके जब कभी मेहमान के तौर पे बुलाया जाता था किसी गर्ल्स कॉलेज वगैरह में, तो जब बड़ी तफसील से देखने का मौका मिला, पता चला गर्ल्स कॉलेज कैसे होते हैं, वरना इवन के हमें उस वक्त बिल्कुल ऐसा कोई आइडिया नहीं था। भाई तो मतलब इस बात का इंकशाफ इस शो के अंदर हो चुका है कि लड़के पढ़ाई के ऊपर इतना फोकस क्यों नहीं होते, क्योंकि लड़के स्कूल के गेट पे खड़े होते हैं। ये स्कूल के नहीं है, कॉलेज कॉलेज के और स्कूल के। क्योंकि वैसे अगर आप ज्यादातर तादाद देखो ना, क्योंकि मैं भी जब लेकिन अब तो खैर थोड़ा सा वक्त बदल गया है। हाँ। अब तो सिर्फ उस वक्त तक खड़े होते हैं जब तक नंबर नहीं मिलता। नहीं, आवाज चाइल्ड मुझे अच्छे से याद है अपने बचपन का कि जब आप भी कॉलेज के गेट पे खड़ी होती थी? नहीं, मैं कॉलेज के गेट पे नहीं खड़ी होती थी, मगर जब हमारी छुट्टी हो रही होती थी और मैं जा रही होती थी तो मैं उस वक्त टॉम बॉय टाइप की थी बहुत उस वक्त ज्यादा। मतलब आप आज भी टॉम बॉय हैं? अच्छा, मगर उस वक्त ज्यादा थी थोड़ा सा, मतलब वो बदमाशी और दिस दैट एंड ऑल ना, इस तरीके का मतलब मेरा थोड़ा एटीट्यूड था। और क्योंकि मैं जोडो प्लेयर भी थी तो वो और ज्यादा फिर मतलब वो बॉयज वाली मेरे अंदर चीजें वाइब्स आ जाती हाँ वाइब्स थी। तो अब मैं अपने पूरे ग्रुप के अंदर वो लड़की थी जो कि मर्द मार औरत कह सकते हैं। और जब हम छुट्टी के लिए जाते थे अपने अपने घरों के लिए, तो मैं अपने पूरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हुए चल रही होती थी और मेरी बाकायदा लड़ाइयाँ हो जाती थी रास्ते में, रास्ता चलते अंदर। हाँ, लड़कों से। और वो इस वजह से समटाइम लड़ाई हो जाती थी कि ये नंबर वाली बात के ऊपर हो जाती थी। हाँ, और उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या होता था छुट्टी से घर का, कि हमारी जो ग्रुप की लड़कियां थी तो रास्ते के अंदर एक गली ऐसी पड़ती थी, वहाँ पे लड़के ना क्रिकेट खेलते थे, तो हम उनके साथ मिलकर क्रिकेट खेलते थे। वेरी गुड। लेकिन मैडम वो छुट्टी के बाद आपको क्या गोला गंडा पसंद था, पानी पूरी पसंद थी, चाट पसंद थी? और अच्छा, मेरे पास ये वाले ऑप्शंस थे ही नहीं क्योंकि मैं स्पोर्ट पर्सन थी। ओके। तो मुझे बहुत ज़्यादा देख दाख के खाना होता था। फिर सबसे बड़ी बात, मेरी दोपहर की उस टाइम की जो ग़िज़ा थी, तो मैं दोपहर का खाना नहीं खाती थी, मैं एक पाव चने खाती थी भुने हुए। ओह, देखे मैडम जब भी तो इतनी स्ट्रांग है। तो मैडम फिर आपकी जर्नी को मजीद आगे हम सुनेंगे, बाकी दोस्तों के साथ भी बात करेंगे। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू
नाजरीन, और हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इतनी प्यारी गुफ्तगू चल रही थी, मगर इसी के साथ साथ हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो मंसूर, क्या बात हो रही थी हमारी ब्रेक से पहले? ब्रेक के बाद जो हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, वो बात करें। वो बताने वाली नहीं है इनको, वो आप मुझसे उधार मांग रही थी, जिसमें मैंने कहा कि मेरे अपने मामला खराब हैं। नाजरीन, ब्रेक के दौरान हमें हमारे दोस्त, हमारे भाई इमरान शेख ने ज्वाइन किया है। आपका भी हवाला एक सोशल एक्टिविस्ट का है, लेकिन आपका एक हवाला रियल एस्टेट का भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं मंसूर भाई? मैं बस जी, आप मैडम के साथ बैठा हूँ तो अच्छा हूँ। अल्लाह ताला आसानी करे। हाँ जी, बिल्कुल। तो शेख साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे। आप मैडम बात कर रही थी क्विज सोसाइटी के हवाले से, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही कम हो रही हैं। तो इस सिलसिले में कुछ नया प्लान किया है? मतलब हम समझते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो बच्चों की जो नॉलेज है, बच्चों की जो मालूमात है, उसमें भी इजाफा होता है, और बाकी उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ मिलती हैं तो वो और जनरल नॉलेज की तरफ बेहतर होते हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी में जो है ना, माशरे में ये बुक पढ़ने का जो एक रुझान है ना, वो बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से जो क्विज़ प्रोग्राम्स थे पहले बहुत होते थे, हम लोग खुद पार्टिसिपेट्स करते थे। उसके अंदर मैंने पाक चाइना क्विज़ भी जीता हुआ है, PTV पे हमारा हुआ था वो, उसमें माशाल्लाह 2nd पोजीशन थी मेरी माशाल्लाह। और इस तरह से हम लोग को चूँकि शौक़ था पढ़ने का, तो ज़ाहिर ज़्यादा होती थी ये चीज़ें। अब जो है ना, वो रुझान ज़रा कम हो गया। जब आपके हाथ में गैजेट्स आ जाएं और ये चीज़ें हो जाएं तो ज़रा बुक से टच कम हो जाता है हमारा। तो हमारी सोसाइटी है पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी इंटरनेशनल रजिस्टर्ड के नाम से, और जिसके चेयरमैन हैं जावेद रज़ा साहब, और वो माशाल्लाह से जो है ना इस सिलसिले में बहुत काम करते हैं। हम बैनुल कुलियाती मुकाबले होते हैं हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान। अभी हमने सितंबर में माशाल्लाह से लगातार आप कह लें 2 से 3 मुकाबले किए हैं, और ख़ुशी की बात उसमें यह है कि दोनों प्रोग्राम्स में गर्ल्स कॉलेज जो थे या यूनिवर्सिटी जो थी वो टॉप पर थी। वाह वाह। तो माशाल्लाह लड़कियां इस मैदान में भी आगे हैं। तो इनका जो सोसाइटी के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते रहते हैं ताकि बच्चों में जो है वो ये रुझान बढ़े। और हम लोग प्राइजेस में भी जो है ना, नॉर्मली वो बुक्स जो अच्छी हैं, जिनके क्विज़ेज़ आते हैं या जो मालूमात आम्मा से रिलेट होती हैं, वो बच्चों में इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए प्राइज़ कि उनकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और दूसरा, कोई भी क्विज़ अगर जैसे आता है तो उसमें उनकी तैयारी अच्छी हो। तो ये सोसाइटी में बच्चों को पॉजिटिव वे में लाने के लिए और उनका रुझान किताब से बढ़ाने के लिए, उनका ताल्लुक किताब से बढ़ाने के लिए, और नई मालूमात उनको, चूँकि देखें गूगल पे हर चीज़ सही नहीं है जी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल करेक्ट नहीं है मौजूद, लेकिन करेक्ट नहीं है। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गूगल और ये जो सोशल मीडिया जब से आया तो उसके बाद से गालिब, इकबाल और फराज ने वो शेर कहे हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं कहे थे। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये अच्छा है। तो वो इसीलिए हम कहते हैं कि किताब की तरफ आएं, किताब की तरफ आपकी वापसी हो, आप पढ़ें, और जो एक टच होता है ना, किताब को हाथ से आप टच करके जब पढ़ते हैं, वो एहसास जो आपके अंदर आता है वो बच्चों में बहुत मिसिंग है, स्पेशली न्यू जनरेशन में हमारी जो है ना। तो उसको उजागर करने के लिए, बच्चों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ाने के लिए, तो सोसाइटी माशाल्लाह से इस लेवल पर बहुत अच्छा काम। अच्छा, अगर हम पहले के दौर की बात करें ना, तो उस वक्त जो पेरेंट्स होते थे ना, तो वो अपने बच्चों को बुक्स ही दिया करती थी, और बुक्स के अलावा वो अखबार दिया करती थी। अगर बच्चे ज़रा बड़े होते थे कि अखबार पढ़ो आप हर संडे के संडे, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में तो बच्चे पढ़ाई में इतना मसरूफ़ होते थे। मगर अब ये रुझान ना ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि वो टैबलेट्स होते हैं, बच्चों ने शॉर्ट रील्स वगैरह लगाई हुई हैं, तो वो क्यूरियोसिटी नहीं है। क्यों? सही ऐसा है ना कि देखें, हम जिस माशरे में कह लें या जो टाइम इस वक्त चल रहा है ना, बहुत फास्ट है। ठीक है, अब माएँ जो है ना, देखें जो तरबियत हमारी हुई है जिस लेवल पर घरों में, वो चीज़ें आगे जनरेशन में नहीं है। ठीक है, अब एक बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा तो माँ उसको 10 लोरियाँ सुना के, 10 कहानियाँ सुना के वो निवाले खिलाती थी उसको। आज आप नॉर्मली देखेंगे, टैब लगा दिया, रील चल रही है, बच्चे के मुँह में आप डाले जा रहे हैं।
ठीक है ना, तो ना वो ग़िज़ा अंदर जा रही है ना वो तरबियत अंदर जा रही है। आप फ्रॉम द बिगिनिंग आप कह लेना कि आप उसको लाइट दे रहे हो, आप उसको स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, बच्चे की आइज़ कमज़ोर, ब्रेन सिस्टम, अब तो मैं आपको न्यू टेक्नोलॉजी बताऊं जो इसकी रिसर्च है, बच्चे का ब्रेन इतना शॉर्ट हो जाता है, उसके सोचने समझने की या क्रिएटिविटी जो एक होती है बच्चे में वो ख़त्म हो जाती है। अब वो नॉर्मल क्या है, चैट जीपीटी है, उससे आप 2 प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे वो नई चीज़ आपको दे देगा। जो एक्चुअल हम लोग क्रिएट किया करते थे, कोई ड्राइंग है, कोई चीज़ है, वो नहीं रही। अच्छा, पहले फिजिकल गेम्स होते थे, बिल्कुल, क्योंकि पहले फिजिकल गेम्स होते थे तो आप हेल्दी तौर पे भी बहुत फिट रहते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो कि आपके नॉर्मल लाइफ के अंदर ना हेल्थ से रिलेटेड आपको इश्यूज नहीं होते थे, मगर अब बच्चों का बहुत ज्यादा होता है। एक सोशल मीडिया का लतीफ़ा याद आ गया, आपकी इजाज़त हो तो सुना दूं कि वो डॉक्टर मशवरा देता है अपने मरीज को कि आप जो है वो गेम खेला करें। तो दूसरी दफ़ा जब वो जाता है तो डॉक्टर पूछता है, हाँ भाई गेम वेम खेलना शुरू किया तुमने अपनी हेल्थ के बेहतर करने के लिए? उसने बोला जी सर, मैं फुटबॉल खेलता हूँ और क्रिकेट खेलता हूँ। तो उन्होंने बोला कितनी देर आप खेलते हैं? बोले जब तक बैटरी डाउन नहीं हो जाए। मुझे शेर याद आया किसी का, शेख साहब, किसी शायर ने कहा कि कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। आज किताब का और तालिबे इल्म का रिश्ता आहिस्ता 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 टूट रहा है। टैब खुल गए हैं, हर चीज़ जो है वो नेट पे दस्तयाब है। जैसे मैडम ने कहा कि हर चीज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं है लेकिन दस्तयाब है। क्या फ़र्क पड़ा है जनरेशन में, और क्या आप देख रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है हम इसका इस्तेमाल ठीक कर रहे हैं? मैंने जैसे अभी मैडम ने कहा, बिल्कुल परफेक्ट बात इन्होंने की कि जो गैजेट्स आ गए उन्होंने हमारी जो यंग जनरेशन है उसको तबाही की तरफ वो लेके जा रही है। अच्छा, उसमें मैं पेरेंट्स को भी, ज़्यादातर जो माएँ हैं उनको दोष दूंगा। आप जैसे जानते हैं मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, मैंने भी पिछले दिनों इसी हवाले से लिखा कि जी ये जो गैजेट्स आ रहे हैं या जो बच्चे खाना नहीं खाते उनको आजकल टैब दे दिया जाता है और डिफरेंट लोरियाँ जो हैं वो उस पर या पोएम्स या सारी चीज़ें दे दी जाती हैं, वो म्यूज़िक से मानूस होकर और वो चीज़ें सुनता है और वो शायद खा लेता है। हमारे दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। आज हम अपनी बच्चों को भी जब देखते हैं और बताते हैं कि बेटा दादी ऐसे करती थी, तो वो शायद हंसते हैं, वो कहते हैं पता नहीं कौन से दौर में हम पैदा हुए थे। तो अच्छा, फिर मैंने उस पर यह भी लिखा कि इस पर वाकई आपकी दिमाग पे, आपकी आँखों पे, आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, जिस पर मैंने बहुत सारे डॉक्टर से रिसर्च करके इस पर लिखा। लेकिन बात यही है कि अब अखबार में चूंकि हम लिखते हैं तो अखबार का अब वो एक इम्पैक्ट नहीं रहा, लोग अब पढ़ना नहीं चाहते, तो क्रेज खत्म हो गया, क्रेज खत्म हो गया। रात को एग्जैक्टली बनाएं यहाँ पर चावला साहब और लोगों को अवेयर करें, और उस पे जो है वो फेसबुक पे सारी चीज़ें आती रहती हैं, वो लोग देखते रहते हैं और जा रहे हैं। अच्छा, इसकी एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर इतना फास्ट हो गया है, तो पहले शुएब अख्तर से भी ज़्यादा सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पहले कॉम्पिटिशन्स होते थे, क्यूरियोसिटी पैदा की जाती थी, ठीक है। अब वो है ही नहीं कि क्यूरियोसिटी पैदा हो, चीज़ें हो इस तरीके की। ये कह सकते हैं कि वो माहौल नहीं मिल रहा जनरेशन को। मैं अभी हालिया कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी कि उसके अंदर एक बच्चा है जिसको डिप्रेशन है, वो स्ट्रेस की वजह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ मतलब नहीं जी रहा है। तो एक बच्चे को किस चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है? हमें तो इतना स्ट्रेस होता था कि खेलना कूदना पढ़ना है, इसके अलावा तो कोई स्ट्रेस नहीं होता। अम्मा की मार का भी होता था। मंसूर भाई, हमें कोई गलत मुखबिरी हो गई महल्ले से तो अम्मा मारेंगी। हमें ये याद है कि जब हम छोटे थे और पढ़ा करते थे तो हमारा एक स्केड्यूल बना हुआ होता था। हम सुबह उठते थे, इतने बजे हमें स्कूल जाना है, फिर स्कूल से वापस आना है, फिर लंच करना है, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना है, फिर कारी साहब का टाइम है, फिर खेलने का टाइम है। और मुझे आज भी याद है कि जब मगरिब होती थी और अजान हो जाए तो वालदा उसी वक्त जो है वो किसी की भी दाम है खत्म। हाँ, वालदा अगर बाहर आ गई और अजान खत्म हो गई तो आप बिलीव करें, मुझे याद है कि वो मारती भी लेके जाती थी। ऐसे ही है। तो मुझे आज भी उनकी जो समझ लें कि तरबियत है, आज हम अगर अपने बच्चों को कहते हैं तो वो बड़ा अजीब सा फील करते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्योंकि ये है, जब उम्र के साथ साथ आपको ज़रूरत से ज़्यादा मालूमात आपको मिल रही हो ना, तो वो भी आपके लिए गलत होता है। क्योंकि पहले अगर आप बच्चे को आग भी दिखाते थे ना तो वो डर जाता था। आज के बच्चे को अगर आग भी दिखाएं तो नहीं डरता। ऐसे ही है, क्योंकि देखें वो उतना अवेयर हो रहा है,
वो चीज़ें देख रहा है उतना वो अवेयर हो रहा है, वो वक्त से पहले चीज़ें सीख रहा है। इवन सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी चीज़ें, अगर हम तरबियत के ऊपर बात करें तो एक माँ अपने बच्चे को वो तरबियत देती है जो उसके लिए सही है, मगर जब आप अपना बच्चा सोशल मीडिया के हाथ में रख देते हैं ना और वो कहते हैं कि ये हमारे बच्चे को तरबियत दे, तो वो उसको वो भी तरबियत दे रहा होता है जो उसको एज के हिसाब से भी उसको नहीं है ज़रूरत। बहुत अच्छी बात है मैडम, ये बड़ा एक्चुअली बात ये है कि सोशल मीडिया आपकी तरबियत नहीं कर रहा, हाँ। उसके पास जो मवाद है वो आपको दिखा रहा है। और मैं बहुत सही चीज़ है कि सोशल मीडिया नेगेटिव 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 हो रहा है। मैं आपको इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बता दूं। देखिए सोशल कोई भी चीज़, एक सोशल मीडिया को छोड़ के टेक्नोलॉजी के लिहाज से कोई भी चीज़ जब दुनिया में आती है ना तो वो अच्छाई के लिए आती है, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस वे पे यूज़ करते हैं। देखिए सोशल मीडिया की कोई फॉर्म चाहे छोटी या बड़ी हमारे दौर में भी थी ना, कंप्यूटर हमारे दौर में भी, लेकिन हम लोग क्या करते थे उसका गलत इस्तेमाल नहीं होता था। कोई फाइल बनानी है या कोई काम है बस उस हद तक वो रहता था। हमें लिमिटाइज अपने आप को खुद करना होगा ना, हमने अपने बच्चों पे नज़र खुद रखनी होगी। अगर आपने उसको टैबलेट है या मोबाइल है देके छोड़ दिया है कि हाँ जी लोग ये टाइम अपना स्पेंड करें, तो वो तो कहीं भी जा सकता है फिर, ठीक है ना। अगर आपने दिया, मैंने अपने बेटे को मोबाइल आफ्टर मैट्रिक दिया है, सही। आप सोचें यहाँ 4 साल का बच्चा मोबाइल चला लेता है, मेरे बच्चे को नहीं पता था। क्यों? आई नो दैट कि अगर मैंने अभी से उसको ये दिया तो वो सही चीज तो सीखेगा डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ-साथ गलत भी सीखेगा। अच्छा, गलत के अलावा भी, क्योंकि मैं यहाँ पे बात ये कर रही थी कि ज़रूरत से पहले जब आपके पास मालूमात हो, चीज़ें हो, तो आपके जो गोल्स होते हैं, जो आपके एम होते हैं ना, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ये सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, बच्चे की फिजिकल हेल्थ सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। आपको पता है इस वक्त जो यंग जनरेशन है वो रात में तो सोती ही नहीं है, हाँ। लेकिन किसी पॉजिटिव काम के लिए नहीं जाग रही होगी। वो या तो रील्स चल रही होंगी या आपस में गेम्स होंगे वो चल रहे होंगे। अगर यही टाइम, और सुबह उठेंगे देर में, और अब फिर ये बहाने बनाते हैं लोग, सुबह उठ के देर से आते हैं, फिर बहाने बनाना शुरू करते हैं, तो वो बारिश हो गई थी, ये हो गया, राइड नहीं मिली। बिल्कुल ये चीज है। अच्छा, ऑफिस में इस तरह ही होता है मैडम। अपने सोशल वर्क में मतलब बच्चों में देखती हूँ ना कि उनकी फिजिक क्या हो रही है इस वक्त। आंखों के नीचे आप देखें यूं हल्के पड़े हुए होंगे कि आप पता नहीं कितनी मेहनत का काम कर रहे हैं। सीधा बच्चा खड़ा नहीं हो सकता 1 घंटे से ज्यादा, कि उसकी बैक पेन करना शुरू हो जाती है कि बस ये खड़े रहने का काम नहीं, कोई बताएं बैठ के क्या करना है, लेट के क्या करना है, ये क्या काम है। तो वो बच्चे की जो अपनी हेल्थ है ना, वो फिजिकल हेल्थ बची नहीं ना, आपने ग्रोथ खत्म कर दी उसकी। है आपकी हेल्थ खराब, स्किन खराब, ये सारी चीजें उसके अच्छा, परेशान। मैं कामरान चावला साहब से ये कह रहा हूँ कि मैडम जिस तरह सोशल मीडिया की ऐसी तैसी फेर रही हैं, उनको टिकटॉक वालों ने नोटिस भेज देना है। तो देखिए मैं इसको नेगेटिव पॉइंट में नहीं, मैं इसका पॉजिटिव पॉइंट भी बिल्कुल यही कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने मुख्तलिफ शोज़ में भी ये बात कह चुकी हूँ कि देखिए हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होता है। बिल्कुल ऐसा। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसके साथ क्या करो, और फिर हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, वो उसी टाइम पीरियड तक ही सूट करती है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इंसान के लिए डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। अगर हम देखें हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो कामरान चावला की तरफ आते हैं। कामरान भाई से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब बहुत ज्यादा लेंथी हो गया ना हमारी गुफ्तगू भी, और हम ऐसा लग रहा है कहीं ड्रैग कर रहे हैं। हम मॉर्निंग वाइब्स के साथ हैं, आपको एनर्जी देने। सुबह का आगाज कैसे करते हैं, क्या पसंद है? चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या अभी तक अंडा पराठा चल रहा है, या ब्रेड पे आ गए हैं? बेसिकली एक रिवायती तौर पे सुबह का आगाज़ होता है और चाय से ही आगाज़ होता है, क्योंकि हम कराची वाले हैं। कराची वाले जिंदाबाद। चाय के बगैर हमारी आंखें नहीं खुलती सुबह। सही है। फिर उसके बाद रेगुलर नाश्ता, जो भी पराठा या डबल रोटी, एज पर सिचुएशन। एज पर सिचुएशन का मतलब ये है कि भाभी से ताल्लुकात बेहतर हैं तो अंडा पराठा मिलेगा, तो पराठा मिलेगा, है ना। और अगर भाभी से ताल्लुकात बेहतर नहीं है तो खाली डबल रोटी, वो भी खुद जाके लानी पड़ेगी। और मतलब ये कि इसमें कोई ऐसी कोई बहुत ही पेचीदा इक्वेशन नहीं है। अगर ताल्लुकात खुशगवार हैं तो नाश्ता मिलता है, वक्फे और बेहतरीन। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद ने नाश्ता बनाया, वो भी भाभी के लिए? हाँ, ऐसा भी तो होता है ना, कभी बेगम की तबीयत खराब है। बना तो नहीं सकते, लेकिन चाय वगैरह तो बनानी आती है।
अंडा बॉयल भी हो जाता है, लेकिन ये है कि अब ये पराठे नहीं बनते, अब ये पराठे बनते नहीं है या गोल नहीं बनते? नहीं, इतना सुगढ़ नहीं हूँ मैं बहरहाल। शेख साहब, यही सवाल आपसे, ऐसा क्या रूटीन है, क्या सुबह जब उठते हैं तो क्या वाइब्स लेके उठते हैं, कैसे अपने दिन का आगाज करते हैं? मंसूर भाई, मेरा एक्चुअली अब चूँकि एज इतनी हो गई है कि अब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले वॉक पे चला जाता हूँ। वेरी गुड। और वॉक किसके साथ? मैं होता हूँ, मेरी मिसेज होती है। माशाल्लाह। तीसरा तो अभी मुमकिन नहीं है। हाँ, नहीं तो वो तो और भी आंटी पार्क में टहल रहे होते हैं ना कुछ दोस्त। नहीं, वो पीछे ही हमारे जिम खाना है, तो वो क्लब में सारे मेंबर्स ही होते हैं, तो मैं मिसेज के साथ वॉक पे चला जाता हूँ। बस आने के बाद फिर बॉयल एग ले लेता हूँ, ब्लैक टी नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ, और ब्राउन ब्रेड वगैरह इस तरह की बस चीज़ लेके और फिर सब्र और शुक्र करके ज़िंदगी गुजारता अच्छा, हूँ। ब्राउन ब्रेड इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि मैं खुद भी ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही थी अभी कुछ इसके अर्सा इस पहले। अलग से चार्जिंग होंगे, पैसे अलग से चार्ज करेंगे दोनों जो है। नहीं, क्योंकि मैं खुद भी ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही थी, तो मैंने एक चीज़ नोट की, क्योंकि मैं कर रही थी वेट लॉस करने के लिए। उस दौरान मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था बीच में रमज़ानों की वजह से। फिर मैं मीठा क्योंकि नहीं खाती थी नॉर्मल अपने रूटीन में, फिर मैंने एकदम से मीठे पे हाथ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो भाई ज़िंदगी से चीनी और ब्राउन ब्रेड अगर आप एक टाइम अपना बना लें ऐसा स्नैक के तौर पे अगर आप यूज़ करें, तो सबसे बेस्ट स्नैक मैं कहती हूँ कि आपका ब्राउन ब्रेड है। और अगर चीनी निकल गई ना आपकी लाइफ से, मीठा निकल गया, तो समझे आपने अपनी आधी जिंदगी बढ़ा बिल्कुल, ली। हम इनसे सलाम दुआ खत्म कर सकते हैं, मीठा खत्म नहीं कर सकते। हम कराची वाले हैं, मीठी चाय पियेंगे। वो आखिरी दफा अंडा पराठा कब खाया था? पराठा तो खाए हुए सर सदियां बीत नहीं, ऐसा नहीं करेगा। पराठा तो बहुत अरसा हुआ, और अंडे तो खैर चलते रहते हैं। नहीं, boiled अंडा पराठे वाला, वो ऑमलेट वाला, वो वाला, वो बहुत- टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ बिल्कुल कि सही। पराठे शराठे। एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी, वो दो भाई, वो तो बाईपास के समोसे हवाले से और हैं, हमारे एक दोस्त हैं और वो नहीं अमजद बख्शते। भाई, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सलामती दे, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। अमजद भाई, लव यू। बिल्कुल। अच्छा, अंडे पराठे की बात हो रही थी, मैडम बनाती तो होंगी। नहीं, वो बनाती तो होंगी, मगर इसी से रिलेटेड एक सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अमूमन औरतों के साथ ये चीज़ होती है, और इवन मेरे खुद के साथ भी ये होती है कि जब सुबह के टाइम होता है और आपको कहीं अर्जेंट, मुझे तो अक्सर क्योंकि शूट्स के लिए जाना होता है, और ऑन दैट टाइम आपने अंडा डाला हुआ है तवे पे और वो आपसे बन ना रहा और गैस चली जाए। अच्छा, गैस मैडम, का वाह तो- वाह वाह, क्या खवातीन वाला गैस सवाल का किया मैडम ने। तो अचानक इशू गैस सही चली कह गई। रहे हैं, गैस का तो इशू सही कह रहे हैं कि होता है, लेकिन शुक्र है सुबह जो 8 बजे आ जाती है तो फिर दिन भर नहीं जाती है। फिर कौन वो से रात इलाके में का- रहती है मैडम आप? नहीं, इसी कराची में। क्योंकि मसला ये है कि अभी सर्दियां आ जाएंगी ना, तो जी, वो आपको उसमें 8 ज्यादा- बजे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी गैस। अच्छा, नहीं, हमारे एरिया में अल्लाह का शुक्र है कि मैडम, ऐसा एरिया नहीं issue बताइएगा, कहीं नहीं- वो लोग भी सुन लें। इसीलिए नहीं बता रही। अच्छा, मेरी रूटीन थोड़ी चेंज है, मैं अंडे पराठे वाली नहीं हूँ। मैं शुरू से नहीं है या मतलब एक नहीं, हैवी नाश्ता मुझे शुरू से नहीं होता, नहीं लड़कपन पसंद से, मुझे। बचपन से? हाँ, शुरू से, तो from the अम्मा से start। डांट नहीं पड़ती थी उस वक्त बचपन में? नहीं, अगर मुझे दूध उस का दौर के बहुत लोग शौक तो था, तो अम्मी खुश हो जाती थी कि ये दूध पी चलो, लेती दूध तो है। पी लिया ये इसने। हाँ, मेरा सुबह में जो है ना एक सिनेमन टी होती है लाजमी, वो मैं अपने हेल्थ के उससे पीती हूँ कि वो आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है और आपकी स्किन के लिए क्या भी क्या बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट्स है। होती हैं उसमें? क्या सिनेमन ओनली, बस? जैसे आप मतलब कहवा और बनाते कुछ? हैं, नहीं, सिनेमन टी आपने बना ली, वो मैं खाली पेट ले लेती हूँ अच्छा। अपना। और उसके बाद मेरा एक प्लेट होती है, फ्रूट प्लेटर होता है मेरा, ये नाश्ते की बात करेंगे जी, आप? मैं उसके नाश्ते आधे की। घंटे के बाद तकरीबन? नहीं, ये मेरा नाश्ता है। अच्छा, इसमें 4-5 किस्म के डिफरेंट थोड़े थोड़े फ्रूट आपने एक प्लेटर बना लिया, ठीक है। यू हैव दैट वन। और उसके बाद मैं खाने के मामले में टाइमिंग की बहुत पंक्चुअल हूँ। आफ्टर 6 PM मैं नहीं लेती हूँ कोई चीज़। मतलब रात का खाना आप 6-7 मगरिब बजे के बाद हो दरमियान? जाता है मेरा। ऑलमोस्ट मगरिब 7, और ठीक है। इससे ज़्यादा आगे नहीं। और उसके बाद रात में अगर आपको नीड कोई पड़ती है, कुछ है, तो फिर फ्रूट है वो मैं ले लेती हूँ, या मैं ग्रीन टी अपनी मेरी रूटीन में रहती है वो मैं अपना ले लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि बाहैसियत अगर मैं मुसलमान भी बात करें ना, हम बाहैसियत मुसलमान ही बात बिल्कुल, करेंगे हम। बिल्कुल मतलब ये ऐसे ही है। अगर कहाँ से आ गया मैडम नहीं, इसमें? अगर ये इस वजह से आया क्योंकि हमारा टॉपिक वो खुदा नहीं की है। कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर देखें हमारे इस्लाम के हिसाब से भी अगर हम देखें ना, तो हमें खाने पीने के आदाब अगर हम नोट करते हैं तो उसमें हमें यही मतलब टाइम और
और रूटीन बताई गई है कि आप 7 बजे तक अपनी रात की मील ले लो। इशा से हाँ, पहले आप इशा से खाना पहले आप ले खाएं, लो। इशा पढ़ें, देन यू गो टू बेड, स्लीप। ये और चीज़ है। क्योंकि अभी नॉर्मल एक्सरसाइजेज में ऐसा होता ही नहीं, हम लोग लेट नाइट जाग रहे होते हैं हाँ। और रात का खाना इतना हैवी खा लेते हैं कि ऐसा लगता है कि आज आखिरी दफा खा रहे हैं, कल और नहीं मैडम होगी। आप तो वैसे ही मेरा ख्याल है डील वील मंगाने वाले लोग हैं। रात को 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे Midnight deals। मैडम के स्टेटस देखें तो उसके ऊपर पिज्जे की तस्वीर होती है, मिडनाइट डील्स वाले। मिडनाइट डील। नहीं, अच्छा मिडनाइट डील वाली हूँ मैं, बिल्कुल आई एग्री विद इट, मगर मैं अपने खाने के साथ बहुत क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करके चलती हूँ इस तरीके से। अगर मैं कोई चीज़ खा लेती हूँ और जो मेरे डाइट के अगेंस्ट है, क्योंकि आजकल मैं बाहर का ज़्यादातर खा रही हूँ, तो अब मैं अपनी रूटीन को भी उसी हिसाब से फिर रखती हूँ सही। कि वो मेरे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट देगा। मैडम अब तो 24 आवर्स के जिम आ गए हैं, तो आपने जिम विम ज्वाइन किया नहीं किया है कहीं? जिम मैं करती थी मगर बीच में मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रही थी, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा गैप लेना पड़ा। हाँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने टॉपिक से क्यों भाग रहे नहीं, मैं अपने टॉपिक से नहीं भाग रहा, मैंने नाश्ते को टॉपिक बनाया था, नाश्ते का टॉपिक हमारे पास मौजूद है। आपने इनसे इनके नहीं, तो मैं सुबह का चाहती हवाला हूँ कि पूछा, सुबह अब के- आप अपने सुबह का हवाला बताएं ना। आप जो है सुबह 11-12 बजे तक सोकर उठ जाती हैं? देखें, अव्वल तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊं, और वो तो आजकल आपको अभी आजकल तो मॉर्निंग वैसे शो के भी लिए उठना पड़ रहा है ना। बिल्कुल, आजकल तो वैसे भी उठना वैसे पड़ रहा है। आपका जो हवाला है, क्या आप रात में 4-5 बजे तक सो जाती हैं आप? यार आजकल जो रूटीन है ना उसके हिसाब से बाकी मैं वो 4-5 रात कहाँ बजे ही रही? वो सोच तो रही हूँ, सुबह ही मेरे हो को गई, सुबह ही हो 4-5 जाती है, बजे। 4-5 बज जाते हैं मुझे सोते सोते। मगर क्योंकि मेरी रूटीन जो थी वो मेरी यही थी कि मैं सुबह 9 बजे मुझे उठना पड़ता था पहले, तो वो मेरा इतनी एनर्जी होती थी मेरी बॉडी के अंदर, ऐसा लगता था कि एक्स्ट्रा किसी ने चाबी लगा दी हो। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि मैं थकती ही नहीं थी। अभी मैं एक चीज़ नोट करती हूँ कि मैं भले रात को जाग के पूरा दिन भी अगर मैं सो जाए ना इंसान, तो आपकी वो नींद पूरी नहीं होती, वो आपको एनर्जी नहीं मिलती है। फिर मेरी रूटीन के अंदर मैडम से- आप कब से जाग रही हैं? तकरीबन यही कोई 2 मंथ्स 2 मंथ से जाग रही हैं आप? वो तो अभी तो आपने सुबह उठना शुरू किया है। वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो चूंकि नॉर्मल एक्सरसाइज ये है शेख साहब कि जो आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, जैसे मैडम निदा शेख जो हैं वो मॉडल भी हैं, टीवी आर्टिस्ट भी हैं, ड्रामे भी कर रही हैं माशाल्लाह, तो रूटीन तो इनकी यकीनन डिस्टर्ब होती है। फिर ये अगर शूट इनकी पैकअप हुई है रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, टाइम तो होता है 9 से 10 के दरमियान का, लेकिन वो लेट हो प्रोलॉन्ग भी हो जाता है। नहीं, अच्छा मंसूर, मेरी पता है मॉर्निंग उठने की ना एक मजबूरी भी थी, जो मेरी बहुत अच्छी मजबूरी थी और मैं वो खत्म नहीं मेड करना भाग गई चाहती थी थी। नहीं, वो मैं खत्म नहीं करना चाहती थी। वो चक्कर ये था क्योंकि मेरी आती थी मेड, और वो सुबह 9 बजे बेचारी घर पहुंचती थी और वो मुझे खड़े होकर उसके ऊपर काम करवाना पड़ता था सारे घर का। तो ये इस वजह से मेरी बहुत अच्छी ये रूटीन एक ना सेट हुई हुई थी 9 बजे वाली। और फिर अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज के अंदर अगर आप जाओ ना, तो वाकई जो इस तरीके के फील्ड से रिलेटेड फनकार हैं उनका रूटीन का बड़ा मसला होता है। फिर उनका खाना, डाइट वगैरह जो उन्हें एक्चुअल में चाहिए होती है वो नहीं ले पा रहे होते, तो बहुत सी चीज़ें इवन हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाती हैं, छोड़नी पड़ जाती हैं। चले फिर इसी बात पे हम भी यहाँ पे अपना कुछ छोड़ देते हैं। और नाज़रीन के नाम यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू वन। और अभी हमारे साथ क्योंकि नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है, और क्योंकि हर ब्रेक पे जब हम जा रहे हैं तो कुछ नया लेकर आ रहे हैं। क्योंकि रास्ता जो है वो कराची का ऐसा ही है कि अगर हम रास्ते पे ज्यादा बात करेंगे तो फिर ये शो का टाइम कम पड़ नहीं, शो जाएगा। के टाइम के अलावा भी चूंकि मॉर्निंग शो है हमारा, बिल्कुल। और हमें ये हमारी इंतजामिया की तरफ से हिदायत मिलती है कि हम सियासी बात ना करें, तो हम सियासी बात नहीं कर रहे हैं, ये इंतजामी बात है कि अगर ट्रैफिक जाम होगा,
सड़कें खुदी हुई होंगी तो फिर यकीनन मेहमानों को आने में देर होगी। ये सियासी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है मंसूर, क्योंकि अब हम चलेंगे अपने नए गेस्ट की तरफ और उनका हम इंट्रोडक्शन जी करवाएंगे। बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है हमारी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं अलमास जिलानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कुछ पूछ रही हैं इनकी मॉर्निंग। अच्छा, हम यहाँ पे चूंकि सब मॉर्निंग वाइब्स लेके आए हैं अपनी अपनी और हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आज मैडम बड़े जोश और खरोश के साथ आई हैं और मैडम ने होटल से अंडा पराठा खाया है। अच्छा नहीं, अगर मॉर्निंग वाइब्स की अगर हम बात करें, क्योंकि आप का ताल्लुक जर्नलिज्म से भी है, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी सुबह कोई ऐसी यादगार रह गई हो कराची के हालात को याद रखते हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मल सुबह मॉर्निंग होती है मेरी, जैसे अमूमन सभी की होती है। कुछ ऐसा वो नहीं, बस सुबह उठना और नाश्ते के बाद ऑफिस जाने की तैयारी। कुछ नहीं ऐसा नहीं, मैडम के सवाल ये है कि क्या किसी सुबह आप उठी तो आपको पता चला कि जी आपका लॉटरी का टिकट लग गया, या वो खबर जो आपने कहीं ब्रेक की थी वो हिट हो गई, वो लग गई, वो पता चला कि जी हाँ ऐसा ही हो गया ऐसा कोई जैसा लाइफ आपने का- आपने तज्जिया किया था, ये खबर दी थी? हाँ, मतलब कोई आपके ऐसी स्टोरी हो। लिए यादगार सुबह? ऐसा ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, सुबह नहीं हुआ, दोपहर में, शाम में? नहीं, शाम में ऐसा हुआ कि मैं एक जगह थी, इवेंट पर थी मैं, कि मुझे कॉल आई कि कल आपने प्रेस क्लब ज़रूर आना है। मैंने कल कहा, आपने प्रेस क्लब जरूर आना है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या आ गया? नहीं, बस आपको आना है। ठीक है। मैं परेशान हो गई, मैंने कहा ऐसा क्या कि मुझे इतनी अफरा तफरी में कॉल करें और सुबह आपने लाजमी आना है। और जो मैंने कहा, कॉल अच्छा। कर रहा है वो भी रिलेटेड है फील्ड से? जी ठीक है। यानी मुझे क्लब से आई थी call। अच्छा, क्लब से कॉल आई। जी, तो ऐसा कि फिर मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। जब मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ जाकर बैठी हूँ, तमाम वो सजा हुआ स्टेज सब कुछ है, लेकिन उस वक्त तक मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्यों बुलाया है। अच्छा जी, फिर एकदम से मेरा नाम अनाउंस हुआ कि मुझे बेस्ट जर्नलिज्म का वो। वाह वाह जी, वाह। ताली बजाएंगे। अच्छा, मैडम ने भी बजाई, बड़ी मेहरबानी मैडम। लाइफ के अंदर क्योंकि ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब आप सरप्राइज हो जाते हैं और आपको अंदाजा नहीं होता कि भाई ऐसा भी होने वाला है। तो सायरा, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मौका आया जब आप सरप्राइज हो गए हो, हाँ। एकदम आप सरप्राइज, चौंके थे, एक ही हो गया जी। डेफिनेटली जब हमें रेडियो में थे तो ऑल रेडियो पाकिस्तान से हम लोगों को क्विज की टीम सेलेक्ट हुई थी और वहाँ पे जाना, इस्लामाबाद जाना, सबसे मेन चीज़ उस लाइफ का तो वो सबसे बड़ा एक वो था, सरप्राइज था। फिर दूसरी बात पाक चाइना क्विज जीतना, ज़ाहिर है वहाँ इतने बड़े बड़े क्विजर्स थे कि उसके सामने हम 4 लड़कियां सिर्फ अच्छा, सिलेक्ट हुई और थी। चारों कराची से थी या? चारों कराची से। अच्छा, good। और उसके बाद फिर माशाल्लाह फाइनल लाइन राउंड अप तक जाना, फिर वहाँ से सेकंड पोजीशन लेना सबके सामने, इतना वो ज़ाहिर है एक जो एम्बेसडर थे चाइना के उनसे प्राइज लेना, तो ये सारे बड़े मोमेंट थे। शादी का सरप्राइज जो है वो आपने वालिदैन को दिया या वालिदैन ने आपको नहीं, दिया? नहीं, वालिदैन वालिदैन ने दिया, और सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो चीज़ सेलेक्ट हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और यही सवाल चावला साहब से पूछिए। हाँ बिल्कुल, अब हम चावला साहब की मतलब तरफ बहुत चलते हैं। मासूम से हमारे दोस्त हैं, ये सिर्फ सोशल वर्क में मुतहर्रिक होते हैं, वैसे ये बहुत कम गो नहीं, हैं। अभी ये आप हमें बताइए, ये जो शादी वाला सरप्राइज था ये आपको घर से मिला या आपने वालिदैन को दिया था? या अचानक हाजी साहब ने बुला के कहा कि बेटे, रिवायती तौर पर अरेंज मैरिज थी, लेकिन इसमें लेकिन भी आ रहा है। लेकिन मसला ये था कि मेरी भी रजामंदी हासिल की गई थी और बाकायदा दिखाया गया था अच्छा, कि रजामंदी ये इनसे हासिल आपकी की शादी गई तय हुई थी। है। तो ये दोनों बातें भाभी अलग-अलग हो रही भाभी हैं। जो है हमारी, वो जो हैं वो आपके कोई फैमिली रिलेटिव हैं या मतलब सिर्फ खानदान में हैं या खानदान से भी बाहर हैं? खानदान से बाहर है। खानदान से बाहर है। बस शादी से पहले एक दफ़ा बस दिखाया गया था, हमने सामने बिठा के कि जी ये देख लो भाई, उनको भी लड़का है बताया ये। गया था। मतलब गो के इतने लड़के नहीं थे उस वक्त भी, वाह वाह, लेकिन ये कि एक अरेंज मैरिज थी जो कि मेरी वालदा की मर्जी 100% के साथ अरेंज हुई मैरिज थी। थी। अच्छा, शादी से मुझे याद आया, पहले तो आप मुझे एक बात क्लियर करें, ये आप उसी शादी की बात करें जो पिछले साल ईद पे आप शेरवानी पहन के घूम रहे थे? ओए होए, ये इन्होंने मैडम ने वो वाला प्रोग्राम रिपीट कर दिया जिसमें आप जो है खूबसूरत सी शेरवानी पहने हुए हैं। एग्जैक्टली वो शेरवानी मैंने बड़ी संभाल के रखी थी माशाल्लाह। और
मतलब अपनी शादी के बाद वो पहला मौका था जब मैंने उसको रिपीट किया था उस क्या बात शेरवानी को। है। नाज़रीन आपको थोड़ा सा हम इसमें क्लियर करें, ऐसी कोई बात नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। पिछले रमज़ान में मैंने और निदा ने एक और टेलीविज़न चैनल से सहरी ट्रांसमिशन की थी और उसका जो ईद का शो था उसमें जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत ड्रेसिंग थी, जो सबसे ज़्यादा Different कह रहे हैं नौजवान आप। खूबसूरत लग रहा था, डिसेंट लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, तो वो कामरान चावला साहब थे। शुक्रिया मंसूर। बस मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने कहा पैंट शर्ट तो रोज़ पहनते हैं, आज ये पहनते हैं। उसके बाद खवातीन तो बहुत मुतवज्जा हुई होंगी। नहीं ऐसा जो मैं बहुत ही कहते शर्मीला हूँ। जैसे सऊदी अरब आजकल पाकिस्तान की हिफाजत में है, तो मैं भी अपनी माशाअल्लाह, बेगम की माशाअल्लाह। मुकम्मल हिफाजत में होता हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है। और मतलब हम क्या कहें, इकबाल का ख्वाब था, 100 साल पहले इकबाल ने कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। तो जो देर आए दुरुस्त आए, एक सिमत को दुरुस्त होना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों वाली बात थी, आज दुरुस्त हो गई है, आने वाले कल में और बेहतरी आ सकती है। शेख साहब आपका चूंकि हवाला थोड़ा सा जुड़ता है, तज्जिया कार के भी आप हवाले रखते हैं, आप कॉलम भी लिखते हैं। फिर मैं इकबाल की बात करूंगा, चूंकि मैं इकबाल का फॉलोवर हूं। उसने कहा था मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, और कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। मार पड़ी है मुसलमानों को, बड़ी तगड़ी मार पड़ी है, लेकिन उसके बाद अगर कहीं कुछ बेहतरी के आसार बने हैं, आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, शायद ये लड़ी जो है वो आगे भी चले, कुछ बेहतरी महसूस करते हैं इस वाले हवालों में। बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि जो अभी ये पिछले दिनों सऊदी गवर्नमेंट के साथ काम हुआ है, ये एक बड़ा पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अभी पिछले दिनों देखा और शायद अभी वायरल भी हुई चीज़ें कि और भी शायद इस तरह की कंट्रीज हैं जो चाहते हैं कि इस तरह का काम हो। और मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम ब्लॉक बहुत पहले बनना था, जो ये सर मुस्लिम ब्लॉक बनने के आगे जो है बहुत सारी हर्डल्स है ना। बिल्कुल। ये ख्वाब वो तो रुक भुट्टो जाती साहब हैं, ने भी देखा जी, था, बिल्कुल, भुट्टो साहब ये ने। ख्वाब तो ज़ियाउल हक ने भी जी, देखा था, बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि फिर उसके बाद चरागों में रोशनी नहीं रहती, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त फील्ड मार्शल साहब बड़ी तब्दील तगड़ी हो फॉर्म चुका में है। हैं। आप और समझते हैं अभी सिनेरियो तब्दील बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। और जो पॉलिटिक्स मतलब ओवरऑल बड़े पैमाने की पॉलिटिक्स है, उसमें भी तब्दीली जी, आई बिल्कुल है। आ गई। चाइना और रशिया का बिल्कुल आ खड़ा होना, फिर उसके साथ बिल्कुल। एक नया ब्लॉक बनना, ये सारी एक चीजें। डिफरेंट चीज़ अब होपफुली देखने में आ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे मुल्क के लिए और आलम इस्लाम के लिए बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और आपके जहन में वही सवाल आ रहा होगा कि इन्होंने सरप्राइज दिया या इनको सरप्राइज दिया? नहीं, मेरे जहन में क्योंकि अब डिफरेंट सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर है, अलग अलग वाइब्स के ऊपर है। क्योंकि कल पाकिस्तान का और हमारे कल पड़ोसी पाकिस्तान का नहीं था, मुल्क 3 का- दिन होगा मैडम sorry, इस बात को। 3 दिन आपको पहले- कल ही लगता है, हर चीज कल लगती है आपको। अच्छा, 3 दिन पहले, क्योंकि हमारा पाकिस्तान और पड़ोसी जो हमारा मुल्क है उसका एक बहुत पड़ोसी मुल्क का interesting नाम उसी तरह नहीं लेते हैं जिस तरह एक कैदी का नाम नहीं लेते हैं। हम अपने शो में नहीं लेते हैं, कैदी का नाम भी नहीं लेते हैं, लेती है मैडम, और पड़ोसी का नाम भी नहीं लेती हैं। बिल्कुल। तो वैसे ही खैर- अपने पड़ोसी का भी नहीं लेते हैं। भाई नाम लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है मैडम। जो अच्छी बात है। समझने वाला है वो खुद समझ जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैच रहा, क्योंकि आपके जवानी के दौर के अंदर भी जाहिर ये मैचेस होते होंगे, और ये मैच एक ऐसा होता है जो कि हर पाकिस्तानी ना दिल जान हर तरीके से देखता है। तो उस वक्त की क्या वाइब्स होती थी, किस तरीके से एंजॉय करते अब थे? उस आपके दौर में क्रिकेट का जो हवाला था, उसमें पाकिस्तान और पड़ोसी का जब मैच होता था तो उस वक्त क्या तासुरात थे? आज उसमें कुछ तब्दीली आई है या आज भी वैसे ही वेव्स हैं? मंसूर भाई, मेरा ख्याल है जिस वक्त हम क्रिकेट खेला करते थे उस दौर में क्रिकेट हुआ करती थी। ठीक हो गया। आज सियासत बहुत ज्यादा है क्रिकेट में क्रिकेट में, सही या है। स्पोर्ट्स देख लें, मतलब हमारे लेकिन यहाँ सियासत से में भी तो क्रिकेट चली गई थी। अब वो मैं नहीं, क्या वो खैर जब बात किसी और तरफ निकल आप जाएगी। स्क्वॉश में चले जाएं तो हम रूल किया करते थे, आप हॉकी में चले जाएं तो हम टॉप ऑफ द लाइन हमारी टीम हुआ करती थी। क्रिकेट चले जाएं तो शारजा हमसे है, मतलब अगर आप शारजा को बिल्कुल याद ऐसे ही। रखें तो पाकिस्तान क्रिकेट थी। अच्छा, उस वक्त कप्तान बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था, उनके पास फैसले बहुत स्ट्रांग होते थे, प्लेयर्स बहुत अच्छे कहते थे। तो यही है कि कप्तान आज भी स्ट्रांग है, पता नहीं अब कितना स्ट्रांग है ये नहीं कितना पता। स्ट्रांग है, अच्छा, कितना फिर- नहीं, ये तो कोई वहां से आए अडियाला से तो वही बताए। अच्छा, फिर मैं मैडम की बात पे जाऊंगा कि पहले दौर में लोग अपने बच्चों को
खेलने के लिए भेजा करते थे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। अब वो चूंकि गैजेट्स आ गए, फिर मैं वहीं आ गया तो वो सब बर्बाद हो गया। जैसे आपने कहा जब तक उसकी बैटरी चलती है, हाँ, वो मैडम का हवाला है। हाँ। मैं नाजरीन को भी बता दूं कि मैडम की कुछ पिछले दिनों कुछ तबीयत खराब थी, तो मैडम डॉक्टर के पास गई हैं। डॉक्टर ने इनको मशवरा दिया कि गेम, आप चूंकि स्पोर्ट्स का हवाला आपका रहा है, तो आप कराटेकास थे, तो आपने फुटबॉल खेली, क्रिकेट खेली, तो आप फिर दोबारा जो है वो गेम्स खेलें तो फिर आपकी तबीयत में और बेहतरी आएगी। एक हफ्ते बाद मैडम जब दोबारा डॉक्टर के पास गई हैं तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि हाँ भाई आपने गेम खेले? तो मैडम ने कहा जी बिल्कुल मैंने गेम खेले। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप कितनी देर जो है वो फुटबॉल खेलती हैं या क्रिकेट खेलती हैं? तो मैडम ने कहा जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। तो बात वही है, अब जो क्रिकेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब तो जो मैचेस हो रहे हैं या अभी जो हुआ पिछले, मैंने तो, आप बिलीव करें मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं मैचेस देखूं। चावला साहब, क्या आपने क्रिकेट खेली या नहीं खेली? स्कूल कॉलेज Starting में years क्रिकेट तक खेली और खिड़कियों के शीशे तोड़े नहीं तोड़े? नहीं, मैं कोशिश करते थे कि शीशे ना शीशे तोड़े, टूटे। इसलिए कि अगले दिन भी खेलना होता था। और अच्छा। ग्राउंड्स वगैरह में ज़्यादा। क्योंकि क्रिकेट की बात करें, अभी आपने एक बात कही, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले भी जब हमारी टीम खेलती थी तो इतनी इनिंग से जीतती थी और इतना अच्छा मैच जाता था, मगर अब ऐसी चीज़ें नहीं है। क्या रीज़न्स है जिनकी वजह से चीज़ें जो है स्पोर्ट्स स्पेशली हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन डिस्ट्रॉय हो रहा है? मैं यही सवाल अलमास जिलानी से करना चाहूंगा। आपने स्पोर्ट्स की भी मेरा ख्याल है कवरेज की है या नहीं? लेकिन उस दौर में जो पाकिस्तान और पड़ोसियों का मैच होते थे उसमें तो लड़कियां बड़ी इन्वॉल्व होती थी। जी बिल्कुल, बहुत तो involved क्या होती थी। क्या आपके हवाले होते थे? और पाकिस्तान जब जीत जाता था तो फिर जैसे शारजा में उन्होंने छक्का मारा, क्या नाम है, वसीम अकरम ने। वसीम सर नहीं करे सर, मैडम को, सर मैडम से खेलने तो दें सर, ऐसा नहीं सवाल हो करना गया कि पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप कब जीता था। जी जी ऐसे ही। तो शारजा में छक्का किसने मारा था मैडम? शुएब अख्तर। तो क्या फीलिंग होती थी अलमास? यार ये बता नहीं सकते, इस कदर खुशी होती थी, इतना और एहतमाम होता था, कजन्स जमा हैं। शौक शौक से लोग देखते थे, बड़ी स्क्रीन लगती थी। और यह है कि एक इतना अच्छा माहौल बनाया जाता था जिसमें बच्चे क्या बूढ़े क्या सभी बैठ के मैच बड़ी शौक ज़ौक से देखते थे। अब वो बात नहीं रही है। स्टेडियम जाने का भी इत्तेफाक रहा नहीं, उस स्टेडियम दौर में। जाने का टाइम ही नहीं मिलता था मुझे तो हाँ, बिल्कुल। जर्नलिज्म तो फिर तो बस ये कि वैसे भी इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे मैचेस वगैरह में, तो कभी कभार ऐसे जब इंडिया पाकिस्तान का खासतौर पे मैच होता है तो वो जरूर देख लेती थी। अच्छा, बैठकर। उस दौर में भी ऐसे ही टीवी टूटते थे जैसे आज टूटते हैं? हाँ, होता था, इक्का दुक्का सुनने में आता था, लोगों को बहुत ज्यादा यानी एक क्रेज था। जज्बात इन्वॉल्व होते हैं, बहुत जज्बात। ज़्यादा, जब ये दो टीमें खेल रही हों तो जज्बात इन्वॉल्व होते हैं। और नाजरीन, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी कि जज्बात इन्वॉल्व होते हैं जब वाहिद दो ये टीमें खेलती हैं। तो क्योंकि मेरा सवाल अभी भी वही है जो ब्रेक से पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से हमारा जो स्पोर्ट है, इवन हमारा जो नेशनल गेम है, वो इतना डिस्ट्रॉय होता जा रहा है? नेशनल गेम, अब मैडम अब समझ रही हैं कि क्रिकेट हो गया है, वैसे नेशनल गेम हॉकी था। मैं हॉकी की बात कर रही हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। मेरा कभी इंटरेस्ट हॉकी से तो रहा नहीं, मैं वापस क्रिकेट पे आता हूँ। या आप उसको भी ले लें तो मैं उसको इस तरह से सम अप करूंगा कि देखें, किसी भी टीम को लेके चलने के लिए या टीम की कामयाबी के लिए उसके लीडर का होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। जो लीडर स्ट्रांग होता है वो अपनी टीम से काम लेता है। पिछले दौर में जिस दौर की मैं बात कर रहा था या मैडम ने बात की कि उस दौर में मज़ा आता था, उस दौर में कप्तान तगड़े हुआ करते थे, जिसमें आप
खान साहब को देख लें, जिसमें आप मियादाद को देख लें, हफीज़ करदार को देख लें, ये वो लोग थे जिनसे मतलब इनका एक्सपीरियंस था, उनकी चीज़ें थी। आज प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ कप्तान एक नहीं होता। बाबर आजम बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, आया, रन्स की, सियासत की नज़र हुआ, बाहर हो गया, रिजवान आ गया, सरफराज आ गया, ये 4-6 सीजन्स खेलते हैं, उसके बाद चेंज हो जाते हैं। अब जब यंग प्लेयर सारे आते हैं तो उनके अंदर जो एक क्या कहना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। मतलब आप कह रहे हैं कि क्रिकेट जो है वो खास तौर पे सियासत की नजर हो गई, फुटबॉल पाकिस्तान में सियासत की नजर हो गया, हॉकी सियासत की नजर हो गई। मैडम आपने हॉकी खेली है? नहीं, मैंने हॉकी नहीं खेली, मगर मैंने फेंसिंग ज़रूर खेली है और मेरा फेवरेट स्पोर्ट भी फेंसिंग है। अच्छा। और मैं उसे एपे स्टाइल के अंदर खेलती थी। कैसे कैसे जरा सा ऐसे इशारा दे के बताएं अच्छा, ना फेंसिंग के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अगर फेंसिंग की बात करें ना तो वो उसे डांस के साथ कंपेयर करते। तो फेंसिंग जो है वो डांस नहीं है, फेंसिंग एक खेल भी है जिसको आप तलवारबाजी कह सकते हैं। और वो मुझे शुरू से बहुत पसंद थी और अभी अल्लाह का शुक्र है ऐसा है कि आप मुझे अगर कोई लेकिन वो फेंसिंग वाली तलवार जो है वो वाली तलवार नहीं होती ना। अच्छा, वो नहीं, वो फर्क होता है तलवार में। फेंसिंग वाली तलवार जो होती है बिल्कुल ऐसा ही है कि वो तलवार नहीं होती है, मगर हम इतना यूज्ड टू हो चुके हैं और हमारे जो कोच थे वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें नॉर्मल, आप मुझे कोई भी अगर गैजेट देंगे मेटल का, ठीक है, मेटल का या स्टिक का, तो मैं उसको उसी तरीके से यूज करूंगी जैसे मैं सॉर्ड यूज करती हूं। हमने, मेरा ख्याल है वो जैकी चैन की फिल्मों में देखा बचपन में, इस तरह के वो जो कपड़े भी उतार देते थे। अच्छा जी, तो अलमास आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अब मुझे आप ये बताएं। मेहमानों की तरफ चलते, अपनी तो गुफ्तगू हम ब्रेक के बाद भी करेंगे। ये भाग रहे हैं इस सवाल से। मेहमानों की तरफ चलते हैं, मेहमानों से बात करते हैं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं अलमास, चूँकि आपका एक ख़ास जॉनरा रहा है, आप तजिया निगार भी हैं, जो इंतज़ामी मामलात, हम कराची की बात कर रहे थे, वैसे तो मैंने ये टॉपिक रखा है कि मैं अगले शो में कल इसको ज़रा करूँगा, लेकिन कहीं चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, या जैसे कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसको जो कुछ इसको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं मिला। आपने सियासत के नशेबो फराज देखे। मैं वास्ट कैनवस में नहीं जाना चाहता, मैं सूबाई और कौमी सियासत की बात नहीं, कराची की सियासत आपने देखी है, पिछले बरसों में भी कुछ फ़र्क आया है, कुछ चेंज आया है, लोग अवेयर हुए हैं या कुछ और मामला हैं? ऐसा है कि अभी तक तो बद से बदतरीन हालात होते जा रहे हैं कराची के। पहले बहुत अच्छा था और अब लोगों में शऊर आ गया है, अब वो इस बात को समझने लगे हैं, इस वजह से आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कराची लावारिस है, इसका कोई वारिस नहीं है। सब पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। इस कदर इंसानों का जंगल हो गया, ये पोल्यूशन हो गई है, हर चीज़ की किल्लत हो गई है, ना पानी है ना गैस है, और बिजली के बिल आप देख रहे हैं और गैस के बिल आप देख रहे हैं, और वैसे भी रोज़गार यहाँ नहीं है। तो इस शहर की तरफ ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मसाइल जो है ना वो हल नहीं हो रहे, बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में बस लगता है जैसे अब ये महसूस करते हैं जैसे अब कराची रहने के काबिल नहीं रहा। अच्छा, मैं आपकी बात काटूंगी, क्योंकि आपने ये बात बोली कि अगर हम पहले के कराची को उठाएं और अभी के कराची को उठाएं तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है। उस दौर के कराची को आप ये बात बोल सकते हो कि ये रोशनियों का शहर था, ठीक है। आज का क्योंकि ये जो कराची है ये तारीकी के अंदर कहीं ना कहीं डूबा हुआ है। आप फिर बिजली कंपनियों पर आ गई? नहीं, मैं बिजली कंपनियों पे नहीं आई यहाँ पे, क्योंकि हर चीज हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती है। पॉल्यूशन के ऊपर अगर आप बात करते हो, यहाँ के निज़ाम के ऊपर अगर आप बात करते हो, तो आप खुद क्या कर रहे हो, ठीक है। बीइंग अवाम, आपकी अपनी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैडम बताएं, आज हम सब अवाम आपको सुन रहे हैं, आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। उन्हें फॉलो किए बगैर हम बैठे में और कह रहे हैं कि हर चीज़ अगर हुकूमत ही करे, तो हुकूमत देखें हर घर जाके कचरा उठा के तो डस्टबिन में नहीं डालेगी ना, ये तो अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। बहुत से विन ऑफ आप एरियाज के अंदर चले जाएं, वहाँ पे पानी ऐसे बह रहा होता है। कल इस मौजू पर और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, कुछ मैंने शहर के नौजवान बुलवाए हुए हैं, ठीक है। तो बात जो है वो फिर उस तरफ को निकल जाएगी, फिर वो हमारे टॉक बैक में हमारे जो ऊपर अफसरान बैठे हुए वो बताना शुरू कर देते हैं कि आप लोग भूल गए हैं कि आप लोग मॉर्निंग शो कर रहे हैं। और मॉर्निंग शो का फॉर्मेट जो है वो ये है कि आप हंसें मुस्कुराएं, मतलब अब हम ने अपने
मैडम अलमास को बुलाया है, मैडम अलमास से हम खबर पूछ सकते हैं, तज्जिया पूछ सकते हैं। अब गाना तो नहीं गवा सकते ना मैडम से? बिल्कुल नहीं, मगर मैं लास्ट में सिर्फ अपनी बात को ये कंप्लीट करती जाती हूँ कि भाई अपनी भी जिम्मेदारियों को पहचानें और जो आपके हिस्से का जो है वो अपने हिस्से का आप दिया जलाएं, फिर आपको देखा देखी दूसरे भी जला बिल्कुल, देंगे। वो घी का या तेल का या वो ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मैडम मेरा ख्याल है अब हम वाइंड अप की तरफ चल रहे हैं, तो मेहमानों से कोई पैगाम लेना चाहें तो बिल्कुल नाज़रीन के बिल्कुल, लिए। जाते जाते जो हमारी यंग जनरेशन है और आने वाले सहाफियों को भी थोड़ा सा क्या बताना चाहेंगी सहाफत के हवाले से, क्या करें जो नए आने वाले हैं? वो कैमरा आपका। मैं ये कहना चाहूँगी कि नए आने वाले अगर सहाफ़त में आना चाहते हैं तो वो ईमानदारी से अपनी सियासत करें, अच्छाई को अच्छाई, बुराई को बुराई। बिल्कुल ठीक है। ये ना हो कि आप किसी के प्रेशर में आकर सही बात जो है वो गलत अंदाज से पेश करें। तो बस सहाफ़ी की एक जिम्मेदारी होती है, जो वो देखता है, जो सुनता है, उसी के ऊपर जो है वो अपना फोकस रखे, उसी के ऊपर काम करे, ना ये कि किसी पार्टी का, किसी सियासत उसका हिस्सा बने। क्योंकि जर्नलिज्म जो है वो जर्नलिस्ट न्यूट्रल होता है, किसी पार्टी के साथ उसका कोई वो नहीं है। वो जो देखता है, जो सुनता है, उसको अपने हिसाब से वही चीज़ आगे बढ़ानी चाहिए जो वो देखता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैडम मेरा पैगाम या मैसेज सिर्फ ये होगा कि यंग जनरेशन को, लड़कियों को स्पेशली अपने साइड इनकम के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ काम छोटा मोटा ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके लाइफ आगे भी अच्छी हो और आपके घर पे भी सपोर्ट आपके लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कामरान चावला साहब, आप कुछ सुनाएंगे गीत, कोई मुकेश का, किशोर का? भाई गाए तो ऐसा तो नहीं है यार, ये कैसी बात कर दी चावला साहब आपने? आपने नौजवानी में लाजमी किसी अच्छी खूबसूरत लड़की को देख के कोई ना कोई गीत तो गाया होगा। कौन सा था? आपका सवाल ऐसा है कि इस प्रोग्राम में जवाब देना मुश्किल है। इस प्रोग्राम के बाद ये घर जाने के काबिल नहीं बचेंगे। नहीं, आप भी कोई देख के कुछ तो गाया होगा। गुनगुनाया तो होगा, गुनगुनाए ऐसा गुनगुनाए ना करे सर। थोड़ी सी फ्लू की वजह से ना आवाज और तबीयत का मसला है, लेकिन अच्छा, जैसा गाना कि तहत में बता दें, गाना कौन सा था वो? मतलब एक गाना तो ज़हन में रहता है ना यार, मतलब दिल दिल पाकिस्तान जान, दिल दिल पाकिस्तान। लो लड़कियों को देख के भी दिल दिल पाकिस्तान गा रहे हैं भाई चावला साहब। भाई वाह 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 भाई ये बात वाजे कर देना चाहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान की लड़कियों से ही मोहब्बत है यार, इन्हें पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत है। बिल्कुल। जी इमरान शेख साहब। सर मैं जो है वो ये एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने यंगस्टर्स को कि तालीम पे जो है वो अपनी फोकस करें और ये बाहर आए ये गैजेट्स, चैट जीपीटी, एआई, गो के आने वाला वक्त इन्हीं का है, लेकिन इसी को तालीम का हिस्सा बनाए, मतलब पॉजिटिवली ले। डेफिनेटली इसकी प्रॉपर तालीम अब आ रही है, लोग पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, इसको करें। लेकिन जो अपनी बेसिक आपकी जो एजुकेशन है उसको फोकस करें। तालीम कभी आपको नुकसान नहीं देती। ठीक हो गया। बेशुमार लोग पढ़ते हैं, डिग्रीज लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, जा रहे हैं, जाना चाहिए फॉर हायर एजुकेशन, बट तालीम पर फोकस करें। दूसरा मैं ये कहूँगा, जैसे मैडम ने कहा कि गड़े दंगे फसाद हालात पाकिस्तान, अपने मुल्क की कदर करें। हमने बहुत सारे मुल्कों में जाके हम गए, विजिट किया, बट जो अपने मुल्क की शान है, जो अपने मुल्क का वक़ार है, जो पहचान है हमारी, वो ये हमारा मुल्क है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसकी जो है ना इसके पॉजिटिव उसमें जाना चाहिए और इस मुल्क को बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत ही खूबसूरत हम सब की यहाँ पे गुफ्तगू रही और उम्मीद है कि आज की सुबह हम लोगों ने आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स दी होंगी। और जाते जाते ही मैं एक छोटा सा मैसेज ये दूंगी जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं कि भाई माना एआई का दौर है और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक बात हुई है कि सोशल मीडिया को तालीम के तौर पे बिल्कुल यूज़ करें, मगर मशीनों को आप इस्तेमाल करें, ना कि मशीनें आपको इस्तेमाल करें। तो वो ना बने, क्योंकि हम आजकल बने हुए कि मशीनें हमें कंट्रोल कर रही हैं। बाकी नॉर्मल लाइफ गुजारें, हंसें मुस्कुराएं और अपने मुल्क को, अपने वतन से मोहब्बत करें। बिल्कुल ठीक है, और अपने वतन से मोहब्बत बिल्कुल उसी तरह करें जैसे चावला साहब भी करते हैं। तो हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। निदा वक्त ख़त्म हो रहा है। चावला साहब आपका, शेख साहब आपका, अलमास आपका, मैडम सायरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। नाजरीन, हम बार बार ये बात वाज़े करते हैं कि पाकिस्तान, सिंध, कराची, हर वो शख्स
जो अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है। वीनस मॉर्निंग वाइब्स के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप हमारे शो को रौनक बख्शें, अपनी जर्नी बताएं, अपनी कामयाबियां बताएं, लोगों को मोटिवेट करें। आज तक के लिए इतना ही, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जा